Hello everyone, welcome to my YouTube classes PAPC Pharma classes। लास्ट क्लास में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंटीबायोटिक्स और हमने डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स जहाँ पे देखी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो ये एंटीबायोटिक्स हमने देखी थी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले है कौन सा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे तो उस टाइम भी डिस्कस कर दिया था, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन को इनिबिट करने का। ठीक है, अब ये सेल वॉल फॉर्मेशन को इनिबिट कैसे करती है? एंजाइम होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके अंदर एंजाइम होता है ट्रांस पेप्टाइडेज। कौन सा? ट्रांस पेप्टाइडेज। दूसरा होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये दो एंजाइम्स होते हैं। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इन्हीं की एंजाइम्स की क्रॉस लिंकिंग को ही रोकते हैं। जो ये एंजाइम क्रॉस लिंक करके आगे सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनकी क्रॉस लिंकिंग को यहाँ पे रोक देती है। तो इस तरीके से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। एमिनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक होती है इनका मैकेनिज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करना। और ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी इसके अंदर दो आ रही थी, क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। तो दोनों का क्या है जो मैकेनिज्म है वो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे इनिबिट करती हैं। जो मैक्रोलाइट्स है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे इनिबिट करते हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। अब बात आती है कि फिर डिफरेंस क्या है कि तीनों ही एक ही काम कर रहे हैं। तो डिफरेंस ये है कि डिफरेंस इनमें जो इनका प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने की टारगेट साइट है उसका इनमें डिफरेंस है। ठीक है, उसका इनमें डिफरेंस है। जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये एमिनोग्लाइकोसाइड, ये क्या है कि यहाँ पे ये करती है यहाँ पे 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनिबिट। किसको? 30S राइबोसोमल को यहाँ पे इनिबिट करती है। इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन्स होती है, टेट्रासाइक्लिन्स भी 30S राइबोसोमल को इनिबिट करती है। देखो AG मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, और जो टेट्रासाइक्लिन है ये भी इसका मतलब क्या, वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट, T से टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसके बाद जो क्लोरमफेनिकोल है, कौन सी? क्लोरमफेनिकोल है। क्लोरमफेनिकोल करती है 50S राइबोसोमल को यहाँ पे इनिबिट। और जो मैक्रोलाइट्स है जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, इनमें क्या है कि ये इनिबिट करती है ये भी 50S राइबोसोमल को सब यूनिट में यहाँ पे इनिबिट। अब इसको याद कैसे रखें कि कौन सी किसको करती है, वो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड है उसकी एक ड्रग का नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे S से। S मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, फिर देखा हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसमें आ रही थी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, तो यहाँ मैंने लिख दिया T। ठीक है, फिर जो क्लोरमफेनिकोल है उसको मैंने लिखा यहाँ पे। फिर जो मैक्रोलाइड है उसके अंदर मेन ड्रग कौन सी होती है? इरिथ्रोमाइसिन, वो मैंने E लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है इनमें, ये तो जो दोनों हैं ये करेगी 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनिबिट और ये वाली करेगी 50S राइबोसोमल सब यूनिट को इनिबिट। ठीक है, याद करने का तरीका ये है कि ABCD अगर हम रीड करते हैं तो उनमें ये पहले आते हैं तो इनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 50S राइबोसोमल को यहाँ पे इनिबिट करते हैं। आगे चलते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स का काम होता है DNA गायरेज एंजाइम को इनिबिट करना और टोपोआइसोमरेज 4 को, ये याद रखना है, टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, यहाँ पे इसको इनिबिट करना, DNA गायरेज एंजाइम को इनिबिट करना। DNA गायरेज क्या है? DNA गायरेज एक DNA रिपेयरिंग एंजाइम है। DNA जब टूट फूट जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है ये DNA गायरेज। तो क्या है, इसी को भी इनिबिट कर देते हैं क्योंकि जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है वो DNA को खत्म करने का काम करती है। अब वो खत्म हो गया तो रिपेयर होने की कोशिश करेगा इस एंजाइम के थ्रू, तो ये एंजाइम को ही यहाँ पे इनिबिट कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है इनको थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। यहाँ पे मैं इनको फ्लोरोक्विनोलॉन्स को डिस्कस यहाँ पे करती हूँ। जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, जब ये आई फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो इससे पहले एक ड्रग यहाँ पे थी जिनका नाम था क्विनोलॉन्स। कौन सी? क्विनोलॉन्स। ठीक है, क्विनोलॉन्स डेरिवेटिव्स जो थी इनके अंदर ड्रग यहाँ पे आती थी नैलिक्सिडिक एसिड। नैलिक्सिडिक एसिड, दूसरी थी ऑक्सोलिनिक एसिड। कौन सी? ऑक्सोलिनिक एसिड। और एक थी कौन सी? इनोक्सासिन। इनोक्सासिन। अब याद कैसे रखनी है ये? जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं तो NOC चाहिए होती है ना,
तो NO और ये C में E की आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से E। नैलिक्सिडिक एसिड और दूसरी थी ऑक्सोलोनिक एसिड और इनोक्सासिन। ठीक है, ये जब आई तो इन्हीं की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप लगा दिया गया। कौन सा ग्रुप? फ्लोरो ग्रुप यहाँ पे लगा दिया गया, जिस वजह से इनका नाम जो है यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया। कौन सा हो गया? फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब ये फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये खुद भी यहाँ पे 3 कैटेगरी में है। जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगी? फर्स्ट जनरेशन में आती थी सिप्रोफ्लोक्सासिन। कौन सी? सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट आती थी नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन, ये क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन्स की फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में इसको याद करने का तरीका है, सेकंड में इधर S और इधर G, इधर M और इधर T, इस तरीके से इनको याद करना है। S से स्पारफ्लोक्सासिन, G से गैटिफ्लोक्सासिन, M से मोक्सीफ्लोक्सासिन और T से ट्रोवाफ्लोक्सासिन। ठीक है, ये इस हिसाब से फ्लोरोक्विनोलोन्स का खुद का अलग क्लासिफिकेशन है। कई बार किसी बुक में इसको क्विनोलोन्स को फर्स्ट जनरेशन बोल देते हैं और बाकी जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है इनको यहाँ पे क्या है कि इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया और इसको फोर बोल दिया। अब किसी ने पूछा फ्लोरोक्विनोलोन्स की फोर्थ जनरेशन कौन सी है, तो उसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन और ये वाली ट्रोवाफ्लोक्सासिन ये यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से क्विनोलोन्स का यहाँ पे खुद का क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। अब देखते हैं हम आगे की जो हमारी और बाकी की जो हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती हैं ये बेसिकली क्या है, किस में एक्टिव होती हैं? ये बेसिकली यहाँ पे ये एक्टिव होती हैं ग्राम नेगेटिव में। किसमें? ग्राम नेगेटिव के अंदर ये होती है इफेक्टिव। बट अपन ने जो यहाँ पे देखी थी सेकंड जनरेशन के अंदर स्पारफ्लोक्सासिन, वो क्या है? नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, दोनों के अंदर क्या है? ये इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं कि और कौन कौन सी क्या क्या इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। इनके अंदर एक मेन चीज़ और याद रखनी है, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये क्या है कि ये बैक्टीरिसाइडल होती है। बैक्टीरिसाइडल, ऑलवेज बैक्टीरिसाइडल होगी। बीटा लैक्टम है ये भी बैक्टीरिसाइडल यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे मैक्रोलाइड्स है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये दोनों हमेशा स्टैटिक इन नेचर होती है। क्या होती है? स्टैटिक इन नेचर। और जो एमिनोग्लाइकोसाइड है ये कंसंट्रेशन के हिसाब से होती है। ये लो कंसंट्रेशन पे तो स्टैटिक होती है और हाई कंसंट्रेशन पे ये यहाँ पे साइडल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका नेचर है कि कौन सी बैक्टीरिसाइडल होती है और कौन सी यहाँ पे बैक्टीरिस्टैटिक यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो इनका साइड इफेक्ट्स है कि इनका कौन कौन सा यहाँ पे साइड इफेक्ट है। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का यहाँ पे साइड इफेक्ट होता है एलर्जिक रिएक्शन, डायरिया और जर्लिश एक्जिमल रिएक्शन। ये क्या है कि यहाँ पे जो इसके अंदर पेनिसिलिन आ रही थी, एमोक्सिसिलिन आ रही थी, ये इनका यहाँ पे क्या है? साइड इफेक्ट होता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर ड्रग आ रही थी कौन सी? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का साइड इफेक्ट बेसिकली कौन सा होता है? डायरिया। ठीक है, इसके अलावा जो पेनिसिलानेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन थी उसके अंदर एक ड्रग आ रही थी कौन सी? बीटा लैक्टम के अंदर मैथिसिलिन। मैथिसिलिन जो है इसका साइड इफेक्ट होता है कौन सा? नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कौन सा? नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एक और ड्रग इसके अंदर हमने पढ़ी थी पेनिसिलानेज रेजिस्टेंस में, कौन सी? ऑक्सासिलिन। कौन सी पढ़ी थी? ऑक्सासिलिन। ऑक्सासिलिन जो होती है ये भी किस में काम आती है? हिपेटाइटिस में। किस में काम आती है? मतलब सॉरी, साइड इफेक्ट इसका क्या होता है? हिपेटाइटिस। काम नहीं, साइड इफेक्ट। ऑक्सासिलिन का साइड इफेक्ट होता है कौन सा? हिपेटाइटिस। तो ये क्या है? कुछ इनके साइड इफेक्ट थे। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो करती थी 8 क्रैनियल नर्व को डैमेज करके। इसके अलावा एनएम ब्लॉकेज यानी कि न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकेज, जिसके अंदर क्या है? जो मसल है इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है? वीकनेस। तो इस तरीके से ये इनका साइड इफेक्ट आता है। क्लोरमफेनिकोल के अंदर ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है और ग्रे बेबी सिंड्रोम। मोस्ट बच्चों के अंदर ये इसका साइड इफेक्ट आता है क्योंकि बच्चों में ड्रग को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए जो ड्रग का साइड इफेक्ट है वो वहाँ पे आता है कौन सा? ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसके अंदर और कौन सी चीज़ें हैं। जो क्लोरमफेनिकोल है, क्लोरमफेनिकोल के अंदर एक और आता है कौन सा? बोन मैरो सप्रेशन का साइड इफेक्ट। अडल्ट्स के अंदर, ये तो बच्चों के अंदर आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम,
और जो अडल्ट है इनके अंदर आता है कौन सा, बोन मैरो सप्रेशन का, जिससे कि क्या है आरबीसी जो है यहाँ पे आरबीसी भी यहाँ पे फिर कम बनती है। तो ये क्लोरामफेनिकोल के साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, जीआई अपसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोजिया वोमिटिंग, ये सब कोज होंगे इससे। फोटोटॉक्सिसिटी, यहाँ पे धूप में जाने को मना किया जाएगा। सल्फोनामाइड के साथ भी फोटोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट होती है। इसके अलावा और कौन सा है, आगे देखते हैं। येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, कौन सा, येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, क्योंकि क्या है जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो टीथ है उसके अंदर कैल्शियम होता है। ये जो टेट्रासाइक्लिन का पाउडर है ये आता है किसमें, येलो कलर का, ये आता है येलो कलर का। अब जब ये येलो कलर का आता है तो ये फिर यहाँ पे टीथ के साथ कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और टीथ का कलर यहाँ पे फिर येलो, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ साइड इफेक्ट यहाँ पे आता है। ऐसे ही टेरेट्रोजेनिसिटी, जो फीटस होता है, टेरेट्रोजेनिसिटी जब वर्ड आएगा तो फीटस से लेना है ना कि वुमेन से। जो टेरेट्रोजेनिसिटी है फीटस है उसके अंदर क्या है कि ये बोन की ग्रोथ को, क्योंकि बोन में भी कैल्शियम होता है, बोन की ग्रोथ को यहाँ पे इनिबिट करता है, तो इसलिए इसे टेरेट्रोजेनिक ड्रग है। एक है कौन सा, फेनकोनी सिंड्रोम। फेनकोनी सिंड्रोम जो है ये क्या करता है, ये किडनी को यहाँ पे डैमेज करता है, किसको, किडनी को यहाँ पे डैमेज होती है इसके अंदर। तो जो पेशेंट किडनी के हैं, जिनको किडनी ट्यूब्यूल इन्फेक्शन है या फिर जो भी है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको टेट्रासाइक्लिन नहीं लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर और कौन सी ड्रग है। आगे है मैक्रोलाइड्स, कौन सा, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स जो है इनका साइड इफेक्ट कौन सा होता है यहाँ पे, इनका होता है एपिगेस्ट्रिक पेन और डायरिया। एपिगेस्ट्रिक पेन और डायरिया जो है ये मैक्रोलाइड्स के साथ होती है यहाँ पे साइड इफेक्ट। टेट्रासाइक्लिन के अंदर एक चीज और यहाँ पे रह गई बतानी, जो टेट्रासाइक्लिन्स है ये क्या है, इंटेस्टाइन से यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्ब कम होती है, ठीक है, इसलिए क्या है कई बार इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कम होती है तो कुछ कॉमन सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, तो क्या है ये उनको भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देती है, जिसकी वजह से सुपरा इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम भी होती है। और एक चीज क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो मेटाबोलाइज होती है एपिमराइजेशन प्रोसेस से। एपिमराइजेशन प्रोसेस से यहाँ पे मेटाबोलाइज होती है और मेटाबोलाइज होके इसका एक वहाँ पे मेटाबोलाइट बनता है एपी एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। कौन सा, एपी एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसका साइड इफेक्ट जो है ये वो आता है फेनकोनी सिंड्रोम, ठीक है। तो इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन्स के यहाँ पे साइड इफेक्ट है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है इनके साइड इफेक्ट है टाइफॉइड, यूटीआई, आरटीआई, बैक्टीरिया, ये सब इनके साइड इफेक्ट होते हैं। और ये इधर टेंडनाइटिस, ये जो मसल से रिलेटेड है, टेंडन्स उसके अंदर या टेंडन रप्चर उसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। और ये टेंडनाइटिस और टेंडन रप्चर वाली प्रॉब्लम जो ये किसके साथ आती है, कौन सी, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के साथ ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इनके थेरापोटिक यूजेस। थेरापोटिक यूजेस में क्लास वाइज मैंने यहाँ पे यूजेस बताए हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो इसका यूज होता है किसमें, गोनोरिया, सिफिलिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इन सब के अंदर इसका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो किसमें, टिटनेस में भी काम आ सकती है, किसमें, टिटनेस में भी काम आ सकती है, क्योंकि ये क्या है कि ग्राम पॉजिटिव, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काम आती है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है उसके अंदर ये काम यहाँ पे आ सकती है। और जब किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी, डायरियल प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपन ने यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे और आगे भी करेंगे। जो डायरिया हो जाता है वो क्या है कि एक कॉम्बिनेशन के अंदर जनरली ट्रीट होता है, किसके अंदर, ओफ्लॉक्सासिन के अंदर और ओर्निडाजोल के अंदर, किसके अंदर, ओर्निडाजोल के अंदर, क्योंकि ओफ्लॉक्सासिन वहाँ पे बैक्टीरियल से जो डायरिया है उसको ट्रीट करेगा, और जो ओर्निडाजोल है ये जो एमोइबिक ओरिजिन से जो डायरिया हो जाता है ये इसको ट्रीट करेगा। तो जब कोई सा भी डायरिया हो तो उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, जो ये यहाँ पे करना है आपको, मैकेनिज्म हटा के यहाँ पे आएगा ये यूजेस, ठीक है, थेरापेटिक यूजेस हैं ये सब। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक गोनोरिया में, सिफिलिस में, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में इसमें काम आती हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड प्लेग, टीबी, यूरिनरी इन्फेक्शन, SABE। SABE क्या है ये, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, यानी कि एंडोकार्ड यानी कि हार्ट की लेयर से रिलेटेड है, तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी एमिनोग्लाइकोसाइड काम आएंगे। टोलोरेमिया, टोलोरेमिया भी एक इन्फेक्शन है, इसके अंदर भी काम यहाँ पे ये
आएंगे। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन का यूज़ कोलेरा, ब्रूसेलोसिस, न्यूमोनिया, मलेरिया, इन सब में टेट्रासाइक्लिन। फ्लोरोक्विनोनॉल्स, टाइफॉइड, यूटीआई, आरटीआई, बैक्टीरियल डायरिया एटसेट्रा, इन सब में ये काम यहाँ पे फ्लोरोक्विनोनॉल्स आती हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये कुछ स्पेशल क्लास की एंटीबायोटिक और बची हुई हैं। हमने वैसे तो डिस्कस कर ली है। कौन सी? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ये पहले भी बताया था मैंने। जो बीटा लैक्टम रिंग होती है, कैसे होती है वो? इस तरीके से। ठीक है। जो बीटा लैक्टम रिंग है वो क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बीटा लैक्टमेज। कौन सा? बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है कि यहाँ से बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करने का, जिससे कि ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, और ये अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका कुछ नहीं यहाँ पे बिगड़ पाएगा। ठीक है। तो जो ये वाली ड्रग्स होती हैं, कौन सी? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, वो क्या करती हैं? इस एंजाइम को यहाँ पे इनिबिट कर देती है, जिससे कि ये खुद खत्म, इधर ये इसको नहीं रोकेगा और इधर ये इसको यहाँ पे मारेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बीटा लैक्टमेज इनिबिटर काम करते हैं। इसके अंदर हमने पहले भी पेनिसिलानेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन पढ़ी थी। पेनिसिलिन टाइप की पेनिसिलानेज एक बीटा लैक्टमेज का यहाँ पे टाइप था। और उसके अंदर हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? मैथिसिलिन, नेफिसिलिन, ओक्लोक्सासिन, डाइक्लोक्सासिन, ये सब उसके अंदर यहाँ पे काम आती हैं। क्लेवनिक एसिड, सल्बेक्टम, टैजोबैक्टम, ये तीन यहाँ पे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो है इसके अंदर आती है। क्लेवोनिक एसिड यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवोजेरियस से ऑब्टेन्ड होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवोजेरियस से यहाँ पे ये है क्लेवोनिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है। क्लेवोनिक एसिड को यहाँ पे सुसाइडल इनहिबिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल इनहिबिटर ये भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बीटा लैक्टमेज को तो खत्म करता ही है, साथ में ये खुद भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको इस तरीके से बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिटर। अब क्या है कि जो ये तीन ड्रग है इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे अपन ने पहले पढ़ी थी पेनिसिलानेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन, तो क्लेवोनिक एसिड के साथ यहाँ पे काम में ली जाती है कौन सी? एमोक्सिसिलिन। इनका कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है। सल्बेक्टम जो है इसके साथ काम में ली जाती है कौन सी? एम्पीसिलिन। कौन सी? एम्पीसिलिन। और जो टैजोबैक्टम है इसके साथ काम में ली जाती है पाइपरासिलिन। कौन सी? पाइपरासिलिन। तो ये इस तरीके से यहाँ पे तीनों जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये ड्रग काम में ली जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स एक अलग छोटी सी कैटेगरी है। सबसे पहले इसको समझने से पहले ये पढ़ना होगा कि जो यूटीआई इन्फेक्शन है, कौन सा? यूटीआई इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ई कोलाई की वजह से। ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी कारण से अगर ये यूरिन के अंदर आ जाए तो फिर वहाँ पे वो इन्फेक्शन कौन सा कोज करता है? वो करता है यूटीआई का इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है। और जो ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स होती है, इनकी खासियत होते हैं कि ये एसिडिक पीएच पर इफेक्टिव होती है। एसिडिक पीएच पर इफेक्टिव होती है, और वो भी एसिडिक पीएच यानी कि 5 से कम, उस पर ये इफेक्टिव होती है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो हैं इनके साथ यहाँ पे क्या है कि विटामिन सी जो है, कई बार इसको भी साथ में लिया जाता है ताकि पीएच जो है वहाँ पे वो 5 से कम हो। अब इसके अंदर ड्रग देखते हैं। सबसे पहले मीथामाइन। कौन सी? मीथामाइन। मीथामाइन यहाँ पे क्या करती है? मीथामाइन ड्रग जो है ये सब चेंज होती है जाने के बाद बॉडी में फॉर्मल्डिहाइड में। किसमें? फॉर्मल्डिहाइड में। और फॉर्मल्डिहाइड जो है ये क्या है कि यहाँ पे यूरिन में जाने के बाद फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, और फिर ये यहाँ पे एंटीसेप्टिक का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है इसकी, वो है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मैक्रोडेंटोइन फॉर्म में सबसे पहली बात तो ली जाती है, या फिर जो फूड है इसके बाद इसको लेना चाहिए, यानी कि खाने के बाद, जिससे कि जीआई टॉलरेंस की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं होगी। मैक्रोडेंटोइन जो है, मैक्रोडेंटोइन वर्ड, वो किसका मतलब क्या है? ये जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का पाउडर है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है। और फिर वो क्या है कि वहाँ पे स्टमक के अंदर जाती है, और जिससे कि फिर वो एसिड अनस्टेबल नहीं रहती, और फिर वो क्या है अपना काम कर देती है। तो ये क्या है? मैक्रोडेंटोइन का मतलब यही था। साइड इफेक्ट जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का है वो क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया, जीआईटी अपसेट जो है मोस्ट कॉमन है। ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पे होगा? वो होता है किसमें? किडनी में।
वो किस में होता है? किडनी में, ठीक है। किडनी में भी किस में? नेफ्रॉन में, ठीक है, क्योंकि यूरिन का सारा प्रोसेस वहीं से है। तो क्या है कि यहाँ पे एक ड्रग इंट्रैक्शन होता है, जो ये ट्रांसपोर्टर होता है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ से नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का काम होना होता है। लेकिन एक एंटी गाउट ड्रग होती है, कौन सी? प्रोबेनेसिड। कौन सी? प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड जो एंटी गाउट ड्रग होती है, वो क्या है, उसका काम भी यहीं से होता है, यहीं से एंटर करने का, ठीक है। यहीं से ही प्रोबेनेसिड का काम होता है, जिससे कि क्या है कि ये जो दोनों की लड़ाई होती है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की और प्रोबेनेसिड की, और दोनों की लड़ाई में यहाँ पे जो प्रोबेनेसिड है, ये क्या है, ज़्यादा इसके अंदर जाती है, यूरिन के अंदर, ठीक है। और जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जो है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रोबेनेसिड है, वो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का ट्यूबुलर सिक्रेशन कम करती है, ठीक है। और जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, इसके अंदर अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूँ तो इसके अंदर रिंग कौन सी होती है? फ्यूरॉन रिंग। कौन सी होती है? फ्यूरॉन रिंग इसके अंदर होती है। और नाइट्रो वर्ड लग गया तो यहाँ पे नाइट्रो, ये तो बन गया नाइट्रोफ्यूरन। और टॉइन, टॉइन का मतलब यहाँ पे कौन सी रिंग आएगी? हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन और किस में प्रेजेंट होती है? एक ड्रग होती है एंटी एपिलेप्टिक फिनाइटोइन, उसके अंदर भी हाइडेंटोइन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है? नाइट्रोफ्यूरेंटोइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट है फिनाजोपाइरिडीन। फिनाजोपाइरिडीन जो है, ये जब ली जाती है जब हमको यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन लगे, मतलब जलन से यहाँ पे फील हो, तो हमें क्या है, यहाँ पे फिनाजोपाइरिडीन ड्रग यहाँ पे लेते हैं। और इसका साइड इफेक्ट आता है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो पेशेंट इसको ले रहा होता है उसका यूरिन का कलर यहाँ पे ऑरेंज होता है। तो ये यहाँ पे कुछ हमने जो एंटीबायोटिक्स थी वो यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। ये इनके कुछ थेराप्यूटिक यूजेस थे, साइड इफ़ेक्ट्स और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और हमने पहले की क्लासेस में इसके क्लासिफिकेशन और इनकी ज़्यादातर जो डिटेल है वो हमने यहाँ पे रीड कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि कौन सा किस मैकेनिज्म से कैसे कैसे क्या एंटीबायोटिक काम करती है, और एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने बता दिया। आगे की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।